दोस्तों मित्रों, मैं कार्तिका पब्लिकेशन का लेखक अनिल सेकवाल एक बार फिर मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका भव्य अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 24 के अंतर्गत मनोविज्ञान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों और प्रश्नों को लेकर आपके सामने में साझा होने जा रहा हूं, चर्चा करूंगा, जो कि आगामी रिक्त शिक्षक भर्ती हो या सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो या नवोदय विद्यालय या टीजीटी, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन परीक्षाओं में इन प्रश्नों का काफ़ी महत्व रहेगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आप हम चर्चा करें मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 24 में मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में भी क्या रहेंगे, योगदान रहेंगे। तो श्यामपट पर आपको कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। पहला ऑप्शन है प्रसुप्ति अवस्था, दूसरा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, तीसरा संवेदी पेशी अवस्था और चौथा सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास की अवस्था। तो सीधी सी बात है कि कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को समझाने के लिए नैतिक विकास की यदि देखा जाए उसके स्तर के आधार पर उसने 3 प्रकार की अवस्थाओं का उल्लेख किया था। उसमें प्रसुप्ति अवस्था का कोई उल्लेख नहीं था। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो कि जीन पियाजे के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी नहीं होगा आंसर। संवेदी पेशी अवस्था, ये भी जीन पियाजे का सिद्धांत है। इसका मतलब कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित जो नैतिक विकास की अवस्था थी वे 4 नंबर थी, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। तो इस दृष्टि से आंसर जो होगा वो होगा डी, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 2, कोलबर्ग के नैतिक विकास के कुल कितने स्तर बताए गए? 4 स्तर, 3 स्तर, 5 स्तर या 7 स्तर? तो कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास को समझाने के लिए जिन स्तरों का उल्लेख किया, मैंने कहा बताया है कि वो 3 प्रकार के स्तर बताए। तो इस दृष्टि से आंसर जो होगा वो रहेगा बी, ऑप्शन 3 स्तर। तो यहाँ आंसर रहेगा दूसरे का बी, बिल्कुल करेक्ट। काफी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, किशोरों में एक विशिष्ट प्रकार का अहम केंद्रवाद किसने बताया? यानी कि किशोरों के अंदर एक विशिष्ट प्रकार का अहम केंद्रवाद होता है, इसका उल्लेख करने वाला व्यक्ति कौन था? पहला ऑप्शन साइमन था, दूसरा वाइपोतोस्की था, तीसरा वुडवर्थ था, चौथा जीन पियाजे। तो किशोरों में या किशोरावस्था में एक विशिष्ट प्रकार का जो अहम केंद्रवाद होता है, जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत को समझाने में इस तथ्य का उल्लेख किया। तो डी आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा होगा, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा होता है? बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, नैतिक विकास का या सामाजिक विकास का? तो यदि हम अवधारणा की यदि बात करें, और अवधारणा जो कि अवधारणा कब होगी? जब आपका कॉन्सेप्ट होगा, और कॉन्सेप्ट का संबंध अवधारणा से रहता है, अवधारणा जो कि बौद्धिक विकास पर आधारित होती है। इस दृष्टि से ए आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही माना जाएगा। तो अभी आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते। क्वेश्चन नंबर 5, मानसिक विकास की औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है। पहला ऑप्शन है अमूर्त चिंतन है, मूर्त चिंतन है, दोनों है या अहम केंद्रितता। तो मानसिक विकास की औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता किसे मानेगी? और औपचारिक सक्रियात्मक यदि बात करते हैं तो जीन पियाजे के सिद्धांत में इस तथ्य का उल्लेख मिलता है कि इन्होंने औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था को अमूर्त चिंतन माना। इस दृष्टि से इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो मानसिक विकास की औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था की जो मुख्य विशेषता है वो होगी अमूर्त चिंतन। तो ए ऑप्शन क्या माना जाएगा? बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्न में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? अनुकरण की, पुनर्बलन की, भाषा की,
डी भौतिक विश्व के साथ अनुभव की। तो पियाजे ने अपने विकास के सिद्धांत को जब समझाया था और उसमें इस तथ्य का उल्लेख मिलता है कि विकास को प्रभावित यानी कि जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो लेती भौतिक विश्व के साथ जो व्यक्ति का अनुभव होता है वो विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो डी आंसर क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों की अंतिम क्रिया को विकास का मूल आधार माना किसने? वॉलबर्ग ने माना, वाइकोतोस्की ने माना, स्किनर ने माना और पियाजे ने। तो बच्चों की अंतिम क्रिया के विकास का जो मूल आधार बताने वाला एकमात्र मनोवैज्ञानिक था और वो है वाइकोतोस्की। तो बी आंसर क्या माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? काफी महत्वपूर्ण है, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्मृति स्तर है, अवबोध स्तर है, दूरवर्ती स्तर है या परावर्ती स्तर। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि शिक्षण अधिगम के कौन कौन से स्तर होते हैं। तो स्मृति स्तर होता है, अवबोध स्तर भी होता है और परावर्ती स्तर भी होता है। तो शिक्षण अधिगम का जो स्तर नहीं है, दूरवर्ती स्तर नहीं होता है। तो सी आंसर क्या माना गया, बिल्कुल सही माना गया। क्वेश्चन नंबर 9, मूल्यांकन का अर्थ है जांच करना, परखना, परीक्षा करना, निर्णय करना। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मूल्यांकन का अर्थ होता क्या है। सीधी सी है, कई बार विद्यार्थी ये सोच लेता है जांच करना भी हो सकता है, परखना भी हो सकता है, संभवतः परीक्षा लेना भी हो सकता है, जबकि मूल्यांकन का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है निर्णय लेना। तो डी आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। और ये पिछली भर्ती परीक्षा में पूछा भी गया है कि मूल्यांकन का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 10, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या उत्तीर्ण करना। कई बार विद्यार्थी जल्दबाजी में क्वेश्चन को सही ढंग से नहीं पढ़ पाते, इसके कारण में कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्वेश्चन पूछा क्या कि कौन सी विशेषता नहीं है अच्छे परीक्षण की? विश्वसनीयता भी होती है, वैधता भी होती है और वस्तुनिष्ठता भी है। इसका मतलब उत्तीर्ण करना यानी पास होना वो है जो है वे अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं मानी गई। तो डी आंसर क्या माना जाएगा, उत्तीर्ण करना। क्वेश्चन नंबर 11, ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या है? ज्ञान होता है, छात्र होता है, पाठ्यक्रम होता है या सभी? तो ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर जो है वो विद्यार्थी ही कहलाता है। तो इस दृष्टि से बी आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की अध्यक्षता किसने की? यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो 2005 बना इसकी अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति कौन था? आचार्य राममूर्ति था, प्रोफेसर यशपाल था, किरण बेदी थी या वेद व्यास था? तो एनसीएफ 2005 की जिसने अध्यक्षता की वो था प्रोफेसर यशपाल। तो बी आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा 13, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, कोठारी आयोग है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 है, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना है या डी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2000 है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड होता क्या? कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया, पिछली भर्ती परीक्षाओं में भी कई जगह कई स्थानों पर इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि आखिर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड होता क्या? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की यदि हम बात करें तो स्वतंत्रता के पश्चात विभिन्न एजुकेशन को लेकर समय समय पर कई तरह की नीतियां बनी और उसी के अंतर्गत यदि देखा जाए तो 1986 की एक राष्ट्रीय शैक्षिक या राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, उसे क्या माना गया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का नाम दिया गया। तो सी आंसर जो है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना ही क्या कहलाती है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कहलाता है। तो सी आंसर क्या माना जाएगा, बिल्कुल सत्य माना जाएगा। तो मित्रों आज आप और हमने मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 24 में मनोविज्ञान की कुछ ऐसे चुनिंदा प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने चर्चा की जो आपकी
रेडियो शिक्षक भर्ती हो या जो भी आप शिक्षक भर्ती को लेकर यदि आप तैयारी कर रहे हो, उसमें काफ़ी आपके लिए क्या होगी, मददगार होगी। आपके पाठ्यक्रम के कॉन्सेप्ट की भी क्या होंगे, क्लियर होंगे। तो संभवतया ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, लाइक कीजिएगा। और जो पहली बार मेरा चैनल देख रहा है तो मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल आपको श्यामपट पर दिखाई दे रहा होगा कि भाग्य उदय अनिल सिकवाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी आगामी सूचना आप तक पहुंच जाए। तो फिर हम एक नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और निरंतर अपने अध्ययन के प्रति क्रमशील होकर पूर्ण निष्ठा के साथ आप क्रम कीजिए। सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।